जी भाई, मैं ये कहता हूँ कि भाई ऑन साइट एसईओ, टेक्निकल एसईओ में क्या करते हैं हम। तो अब आप लोग मुझे वो झलकियाँ नहीं दिखानी है, आपने मुझे तरीके से बात बताओ ना कि हम कहाँ कहाँ से बात शुरू करते हैं, क्या बात है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कीवर्ड रिसर्च करेंगे। और हमारा मेन कंसर्न क्या है कि कीवर्ड्स को हम अपनी वेबसाइट के अंदर लेकर आए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हमने कीवर्ड रिसर्च कर ली है तो सबसे पहला टास्क क्या है हमारा कि हम अपने टाइटल के अंदर कीवर्ड को इस्तेमाल करेंगे। और जो मेरा टाइटल वाला लेसन है उसको देख लें कि टाइटल रखने के लिए क्या लिमिटेशंस हैं। उसके बाद हमने कहा था कि भाई मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर कीवर्ड को यूज करेंगे। फिर मैंने कहा था फेविकॉन इमेज, फेविकॉन इमेज लगाइए। फेविकॉन इमेज लगाने के बाद ये जितने काम मैं कर रहा हूं अभी ये सब हेड में हो रहे हैं। फिर मैंने कहा था कि कैनोनिकल लगाइए। सबको पता है ना कैनोनिकल क्या होता है, जिन्होंने लेसन नहीं लिया होगा वो कैनोनिकल वाला लेक्चर देख ले। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑन साइट एसईओ के ऊपर। ऑन साइट एसईओ में क्या चीज है हमारे पास, हेडिंग स्टाइल। कि भाई जो हमने अपना कंटेंट लिखा हुआ है उसमें स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में हेडिंग स्टाइल्स का इस्तेमाल करें। स्ट्रक्चरल फॉर्मेट का क्या मतलब है, सबसे ऊपर H1 होना चाहिए, फिर H2, ये स्ट्रक्चर है उसका। यानी H1 से लेकर H6 तक ये उसका स्ट्रक्चर है। हमने इस स्ट्रक्चर में फॉलो करते हुए, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हेडिंग स्टाइल, मिसाल जो मैं कंटेंट लिख रहा हूँ सबसे ऊपर होगा H1, थोड़ा सा उसका कंटेंट लिखेंगे। फिर नीचे जब फर्दर स्पेसिफाई करेंगे तो हम H2 लगाएंगे। फिर जब हम और नीचे जाएंगे तो हम H3 लगाएंगे। सो हमें बेसिकली क्या करनी है, हेडिंग स्टाइल्स स्ट्रक्चरल फॉर्म में इस्तेमाल करने हैं। ये सबसे मेन हमारे पास एसईओ का फैक्टर है। हेडिंग स्टाइल यूज कर लिए। उसके बाद हेडिंग स्टाइल के नीचे क्या है हमारा, डिटेल कंटेंट है पैराग्राफ्स की शक्ल में। पैराग्राफ्स के अंदर भी हमारा कीवर्ड होना चाहिए और उसको हम बोल्ड या स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे कीवर्ड के लिए, इम्फेसिस करने के लिए कि भाई ये हमारा कीवर्ड है। अब हो क्या रहा है, क्राउलर जब आपकी वेबसाइट को देखता है उसको टाइटल में कीवर्ड नजर आता है, उसको टाइटल में हेडिंग स्टाइल में कीवर्ड नजर आता है, उसको मेटा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड नजर आता है, कितनी सारी जगहों पर आ गया। फिर उसको पैराग्राफ के अंदर बोल्ड और स्ट्रांग की शक्ल में जब कीवर्ड नजर आता है तो ये एक ऐसी चीजें हैं जिससे कि हमारे रैंक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि आपकी वेबसाइट में हाइपर लिंक्स भी होने चाहिए। हाइपर लिंक्स भी होने चाहिए वेबसाइट में। सो लिंकिंग कीजिए, वेबसाइट की इंटरनल लिंकिंग भी करें और एक्सटर्नल लिंकिंग भी करें। अपने सोशल मीडिया से भी वेबसाइट को लिंक करें। अपने सोशल मीडिया पे जाकर पोस्ट लिखकर उसमें भी अपनी साइट के लिंक लगाएं और अपनी साइट से अपने सोशल मीडिया पे भी लेकर जाएं। एक मैंने कहा था इनबाउंड लिंक्स होते हैं और एक मैंने कहा था आउटबाउंड लिंक्स होते हैं, यानी कि जो बाहर बना रहे हो आप वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो वो कहीं और चली जाएगी, सोशल मीडिया पर चला जाएगी। आउटबाउंड लिंक्स हैं। एक इनबाउंड लिंक्स होते हैं हमारे जो वेबसाइट के अंदर आ रहे हैं, यानी हमने लिंकिंग भी करनी है। ये मैं ऑन साइट एसईओ की चीजें बताने लगा हूं कि वेबसाइट के अंदर ये काम हमने करना है। उसके बाद हमने फिर क्या किया था भैया, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीजें जाकर इंप्लीमेंट करो ना अपनी साइट के ऊपर जो जो आप बना रहे हो। फिर हमने ये कहा था कि भाई साइट मैप बनाओ वेबसाइट का और रोबोट्स फाइल क्रिएट करें। साइट मैप क्रिएट करें, साइट मैप जनरेट करें, रोबोट्स फाइल बनाएं। रोबोट्स फाइल में भी मेंशन करें अपने साइट मैप को। सर्च कंसोल की बात हुई थी कि भाई सर्च कंसोल क्रिएट करो और सर्च कंसोल में जाकर भी साइट मैप को लाइव सबमिट करो। उसके बाद आखिरी जो बात हमने की थी वो की थी एसएसएल की, कि एसएसएल जो है ये भी टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है। यानी अपनी वेबसाइट पर सिक्योरिटी अप्लाई करें। सिक्योरिटी कैसे अप्लाई करनी है, इसमें एसईओ वाले बंदे का कोई खास काम नहीं है। जहां से हम होस्टिंग परचेज करेंगे उन्हीं से हम कहेंगे कि भाई हमें एसएसएल भी परचेज करनी है। सो जो एसएसएल प्रोटेक्टेड वेबसाइट होती हैं मींस वो HTTPS पर होती हैं, और जो SSL प्रोटेक्टेड साइट्स नहीं होती वो HTTP पर होती हैं। सो जिसके साथ लॉक बना हुआ आ रहा होगा URL में वो प्रोटेक्टेड साइट्स हैं, और जिनके साथ लॉक बना हुआ नहीं आ रहा वो अनप्रोटेक्टेड साइट्स हैं। सो साइट को प्रोटेक्ट करना भी एक SEO का बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। यानी एक ऐसा फैक्टर है जिसमें SEO वाले बंदे की कोई एफर्ट नहीं है, इन्वेस्ट ही करवाना है ना उसने क्लाइंट से,
लेकिन अगर आपकी वेबसाइट प्रोटेक्टेड नहीं है तो गूगल उसे रिकमेंड नहीं करेगा, अगर आपकी वेबसाइट प्रोटेक्टेड नहीं है। ये मैंने सारा जितना मैंने आपको एसईओ कराया अभी तक, उस सारे को हमने एक खुलासा हमने देखा, एक समरी देखी है, और ये सब चीजें आपने एक एक करके अपनी साइट पर इंप्लीमेंट करनी है, तो आप एसईओ कर रहे हैं। अब जरा आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 404। ये स्लाइड नहीं थी देखी जो प्रीवियस क्लास में से, जरा जल्दी से बताएं। ठीक है, 404 का क्या मतलब होता है? 404 का मतलब है कि ऐसे लिंक्स जहां पर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, मतलब कोई पेज नहीं होगा, तो वहां पर पेज खुलने की बजाय 404 का एरर जनरेट होगा। ये भी एक बहुत बैड इफेक्ट है आपकी वेबसाइट के लिए, यानी हमारी वेबसाइट के ऊपर 404 का एरर भी जनरेट नहीं होना चाहिए। हमारी वेबसाइट के ऊपर अगर 404 एरर्स आ रहे हैं और नंबर ऑफ 404 एरर्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि ये भी हमारी वेबसाइट का एक बहुत बैड इंप्रेशन है, और गूगल रिकमेंड नहीं करेगा ऐसी वेबसाइट को, क्योंकि भाई वेबसाइट पे गूगल रैंक करके ऊपर ला रहा है, कोई भी बंदा वहां पे क्लिक करता है तो वो किसी और जगह पर चला जाता है, तो इसका तो मतलब गूगल की अपनी रेपुटेशन भी इससे खराब होती है। इसका मतलब ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें शुरू में करनी है कि साइट में बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, कैनोनिकल लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, रोबोट्स फाइल बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है। और अभी मैंने क्या बताया, 404 एरर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये सारे के सारे टेक्निकल एसईओ के फैक्टर्स हैं, और ये एसईओ शुरू किए बगैर मैं सबसे पहले यही काम करूंगा। सब प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था ना कि रोबोट्स कैसे चेक होगा, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था साइट मैप कैसे चेक होगा, कैनोनिकल कैसे चेक होगा, ये सब चीजें हमें पता है कि हम लोग कैसे ये चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आए हैं और यहाँ पर मैंने इस स्लाइड में लिंक्स दिए हुए हैं, ब्रोकन लिंक चेकर, ये 3 लिंक्स हैं, इन तीनों लिंक्स में से किसी भी लिंक से जाकर, या तीनों से, जरूरी नहीं है कि हम एक से ही चेक करें, हमें एक से ज्यादा से चेक करना चाहिए। आ गए यहाँ पर जी, स्क्रीन पर आ जाए सब स्टूडेंट्स। ब्रोकन लिंक चेकर पे आ गए हम लोग। यहां पर आकर आप मेंशन करोगे कि भाई किस वेबसाइट को चेक कर रहे हो कि उस पर ब्रोकन लिंक्स हैं कि नहीं है। फॉर एग्जांपल यहां लिखा मैंने stars.edu.pk, वेबसाइट का नाम दिया और यहां पर चेक ब्रोकन लिंक्स लिखा। नो, अगर यहां पर एक लिस्ट आ जाए मेरे पास, तो अब मैं क्या करूंगा, देखें वेबसाइट तो मैंने डेवलप ही नहीं की हुई ना, डेवलपर ने की हुई है, तो मैं ये वाली लिस्ट जो है वो डेवलपर को भेजूंगा कि भाई ये 20 लिंक्स आ रहे हैं जो ब्रोकन लिंक्स हैं, यानी जो वेबसाइट पर नहीं जा रहे, तो आप इनको देखेंगे ये क्यों आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे क्लाइंट ने कहा हो कि भाई मेरे पास तो इसको डेवलपर नहीं है, तो उसने सारा एक्सेस ही मुझको दिया हो, तो फिर मैं खुद देख सकता हूँ कि भाई ये सब कुछ सी पैनल में पड़ा हुआ है ना, वहीं पे तो नजर आ रही हैं ये चीजें। स्टार्स, ये दूसरी वेबसाइट का नाम लिखा, नो, यानी ब्रोकन लिंक्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए, सो इट्स ओके, ठीक है ना। इसका मतलब है कि एक टेस्ट, इसका एसईओ का टेस्ट ठीक आ गया कि भाई इसके अंदर ब्रोकन लिंक शामिल नहीं है, लेकिन ये वाला टेस्ट आपको एक से ज्यादा जगहों से करना चाहिए। स्लाइड में मैंने एक से ज्यादा लिंक्स दिए हुए हैं, एक ये वाली वेबसाइट है, ये दूसरे नंबर की वेबसाइट है, और ये तीसरी वेबसाइट है, ये तीनों के तीनों फ्री टू यूज है। तो आप ये मैं स्लाइड शेयर की होगी पहले भी, तो इस स्लाइड पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो जिस वेबसाइट पर आप काम करने लगे हुए हैं। अच्छा जी, अब आगे आ जाए जरा, आगे क्या चीज है हमारे पास, रीडायरेक्ट्स। व्हाट इज रीडायरेक्ट एंड टाइप ऑफ रीडायरेक्ट्स? रीडायरेक्ट्स क्या होते हैं? व्हाट इज रीडायरेक्ट एंड टाइप ऑफ रीडायरेक्ट? रीडायरेक्ट का मतलब क्या है कि भाई कोई भी चीज किसी जगह पर आए और हम उसे कहें कि भाई इसको मूव करके दूसरी जगह पर ले जाओ, ऐसे ही है ना, सिंपल सा मीनिंग तो यही है कि ये रीडायरेक्ट है। जैसे कोई शॉप रेंट हुई होती है, रेंट आउट हुई होती है, बाद में वो जगह चेंज कर लेता है, तो वो कहता है जनाब हम यहाँ से शिफ्ट होकर इस जगह पर चले गए, ऐसे ही लिखा होता है ना। किसी जगह पर ये लिखा होता है कि मुस्तकिल तौर पर शिफ्ट हो गए, और किसी जगह पे लिखा होता है कि टेम्परेरी तौर पर शिफ्ट हो गए, ऐसे ही है।
इसका मतलब क्या हुआ कि रीडायरेक्ट दो तरह के होते हैं, एक परमानेंट रीडायरेक्ट होता है और एक टेम्परेरी रीडायरेक्ट होता है, ठीक है। A redirect is a way to send both users and search engines to different URL। भाई redirect क्या होता है कि सर्च इंजन को और यूजर को किसी और एड्रेस पर ले जाना। अगर मैं आपसे ये कहूं कि अभी तक मैंने जो चीज आपको पढ़ाई है उसमें कोई रीडायरेक्ट है, कोई ऐसी चीज पढ़ी हो जो रीडायरेक्ट हो रही हो, किसी भी तरीके से लग रहा हो कि ये रीडायरेक्शन हो जाती है। जी जी, अभी तक हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं उन टॉपिक्स में कोई ऐसी चीज थी जो रीडायरेक्ट थी? रेफरेंस तो हमने आईफ्रेम पर YouTube वीडियो लगाई थी, तो हम YouTube पे चले जाते थे और एक राइट, वो तो हम जाते ही YouTube पर, ये नहीं है। और सर लिंक्स जो हम लोग बनाए थे, जो लिंक बनाते हैं href से, पूरा बताओ सर जो लिंक बनाते हैं href हाइपरलिंक, आप कह रहे हैं हाइपरलिंक्स रीडायरेक्ट होते हैं? नहीं, वो भी रीडायरेक्ट का तो मतलब है कि कोई बंदा खोलेगा abc.com तो खुल जाएगी xyz.com, इसे बोलते हैं रीडायरेक्ट। यानी वो जा किसी और जगह पे रहा है, आप नीचे से ऊपर आए हैं 5 नंबर कमरे में जाने के लिए तो आप 7 नंबर कमरे में पहुंच गए, तो ये रीडायरेक्ट है। मैंने कहा ये ऐसी कोई चीज पढ़ी है आपने? पढ़ी है आपने? चलिए मैं आपको इतना हिंट दे देता हूँ, डिटेल से बताएं मुझे, ऐसे नहीं, इशारा नहीं देना। कंसोल कंट्रोल कंसोल कंसोल नहीं, और कोई बताए? कोई ऐसी चीज पढ़ी हो जिसमें हम कुछ रीडायरेक्ट कर रहे हो कि भाई यहाँ नहीं आना, यहाँ चले जाओ। कैनोनिकल, कैनोनिकल जो है वो हमारे पास रीडायरेक्ट है। अब यहाँ पर ये क्या कहता है कि रीडायरेक्ट क्या होते हैं? एक रीडायरेक्ट होता है फिजिकल और एक रीडायरेक्ट होता है वर्चुअल। फिजिकल रीडायरेक्ट का मतलब क्या है कि एक यूजर आता है और वो एबीसी लिखता है और वो XYZ पर चला जाता है। कैनोनिकल ऐसा रीडायरेक्ट नहीं है, क्या ख्याल है? ऐसा रीडायरेक्ट तो नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल कैनोनिकल लगा भी हुआ है अबाउट अस पे, तो कोई बंदा अबाउट अस पे जाएगा तो अबाउट अस पे ही जाएगा, वो होम पे तो नहीं आने वाला। मगर क्राउलर मूव करेगा, क्राउलर मूव करेगा ना, क्राउलर अबाउट अस से कहां चला जाएगा? होम पर चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फिजिकल रीडायरेक्ट नहीं है कैनोनिकल, ये वर्चुअल रीडायरेक्ट है। सिर्फ क्राउलर को मूव कर रहा है, विजिटर को मूव नहीं कर रहा। मतलब हमें ये भी पता लग गया कि रीडायरेक्ट्स भी दो तरह के हैं। एक फिजिकल है जिसमें क्लाइंट्स मूव करते हैं, यूजर मूव करता है कि कोई बंदा किसी वेबसाइट का URL लिखेगा तो उधर से किसी और जगह पर पहुंच जाएगा। जैसे मैं लिखूं geo.tv तो ARY की वेबसाइट खुल जाए, जैसे मैं ARY लिखूं तो GeoTV की वेबसाइट खुल जाए, मैं पीक सॉल्यूशन लिखूं तो दस्तगीर इंजीनियरिंग खुल जाए। इसका मतलब है ये रीडायरेक्शन हो रही है, ये फिजिकल रीडायरेक्शन है। लेकिन जो क्राउलर को हम घुमा रहे हैं ना, वो फिजिकल नहीं है, वो कौन सी है? वो वर्चुअल रीडायरेक्शन है, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि भाई रीडायरेक्ट जो है ना वो हमारे पास दो हैं, एक है 301 और एक है 302। इसकी प्रैक्टिकल डेमो की वीडियो मैं ग्रुप में शेयर करूंगा बनाकर, ठीक है, क्योंकि इसके लिए मुझे होस्टिंग खोलनी पड़ेगी। होस्टिंग से बताऊंगा कि ये करते कैसे हैं। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, होस्टिंग में मैं बताऊं, वीडियो भेज के बताऊंगा कि ये कैसे होगा। सी पैनल में जाकर ये काम करना है, यानी कि ये रीडायरेक्शन में कहां करूंगा? सी पैनल में होगी ये बात। अब वो क्या कहता है 301 जो है ये कैसा है? परमानेंट। और 302 कैसा है? टेम्परेरी। अब कब हमने परमानेंट लगाने और कब हमने टेम्परेरी लगाना है, ये हमें समझना है। सबसे पहली बात क्या हुआ कि जब हम 301 लगाओगे तो क्या होगा? परमानेंटली हम एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम 301 लगाएंगे तो हमें ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भाई हमने तो 6 महीने लगाकर वेबसाइट की SEO की थी, तो वो तो एक URL से दूसरे URL पे जा रही है, तो क्या हमारी SEO भी लॉस्ट हो जाएगी? ये तो नहीं है कि हमें नए सिरे से SEO करनी पड़ेगी। भाई पहले तो वेबसाइट कुछ और थी, अब वेबसाइट ही चेंज हो गई है, तो क्या हमें नई SEO करनी पड़ेगी? नो। अगर आप 301 यूज कर रहे हो तो आपकी SEO का स्कोर 7 चला जाएगा, हमारा SEO 7 मूव करेगी इन केस ऑफ परमानेंट रीडायरेक्ट। इन केस ऑफ टेम्परेरी रीडायरेक्ट नो, परमानेंट रीडायरेक्ट में मूव करेगा SEO का स्कोर, मतलब जितनी भी SEO की वैल्यू है वो 7 मूव करेगी, इसमें 301 में।
ये इसकी एग्जांपल आ गई है। अब ये कब करना है हमने, अगला क्वेश्चन तो ये है कि होगा कब, ये कब कर रहे हैं हम, क्यों करना है हम लोगों ने ये, ठीक है। ये जो रीडायरेक्शन है ये भी एसईओ का एक फैक्टर है। हालांकि ये रीडायरेक्शन हम नहीं करते, लेकिन ये भी एक एसईओ का फैक्टर है, ये मुझे करवाना पड़ेगा। इससे आपकी वेबसाइट का स्कोर बढ़ेगा। क्यों? इसलिए कि गूगल ये कहता है कि आपकी वेबसाइट प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। हो सकता है कि जब आपने वेबसाइट बनाई हो उस वक्त आपकी वेबसाइट एसएसएल प्रोटेक्टेड ना हो। 6 महीनों के बाद, 4 महीनों के बाद, साल के बाद, 2 साल के बाद आपने एसएसएल परचेज की हो। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी वेबसाइट के 2 यूआरएल हैं, ऐसे ही है ना। एक वो यूआरएल जो एसएसएल परचेज करने से पहले है और एक वो यूआरएल जो एसएसएल परचेज करने के बाद में है। इसका मतलब HTTP भी है और HTTPS भी है। तो अब हम क्या करेंगे, जब ऐसा होगा तो हम HTTP को रीडायरेक्ट कर देंगे कहां पर, HTTPS पर। ये एक है, ये जो हमारे से कंसर्न है, ये वाला यूआरएल हमने लगाना ही लगाना है। फॉर एग्जाम्पल गूगल अब हमें ये भी कहता है कि भाई ये रीडायरेक्ट, बेशक आपने बाय भी HTTPS ही की है, उसके बावजूद आपने ये वाला रीडायरेक्ट जाकर मेंशन करना है कि भाई मेरी ये वेबसाइट है, इसको HTTPS कर लो। क्योंकि वेबसाइट सिर्फ HTTP से तो नहीं खुलती, नाम से भी तो खुलती है। कोई बंदा abc.com भी तो लिखेगा, तो मैं कहता हूँ कोई बंदा abc.com लिखे तो भी कहाँ चला जाए, HTTPS पर। कोई बंदा HTTP abc.com लिखे तो भी कहाँ चला जाए, HTTPS पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला रीडायरेक्ट लगाना एज ए एसईओ फैक्टर लाजमी है, और अगर ये नहीं लगा होगा तो इसकी वजह से आपकी एसईओ का सर्वर का स्कोर बहुत लो होगा, ठीक है। अब ये वाला कहां से लगेगा, इसके लिए मुझे cPanel का एक्सेस भी चाहिए होगा। ये तो होगी एक बात। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि भाई हमारी वेबसाइट का पहला नाम था दस्तगीर इंजीनियरिंग, ठीक है। कोई 10-15 साल के बाद उन्होंने कहा भाई इस कंपनी का नाम चेंज कर लेते हैं, तो अब उनके पास डोमेन भी पुरानी है, होस्टिंग भी पुरानी है, लेकिन उन्होंने एक नई डोमेन परचेज कर ली है, होस्टिंग भी ले ली है। अब वो क्या करेंगे कि दस्तगीर इंजीनियरिंग को रीडायरेक्ट कर देंगे DEC किचन के ऊपर। ये हम उस सूरत में भी कर सकते हैं जब हम, यानी कि ये भी हमें पता लग गया कि हम उस सूरत में भी कर सकते हैं जब हम एक वेबसाइट को नई वेबसाइट के ऊपर स्विच करा रहे हैं। ये कैसे करनी है, हमने परमानेंट करनी है। अब ये तो हो गया परमानेंट रीडायरेक्ट। टेम्परेरी रीडायरेक्ट क्या है, कुछ देर के लिए। भाई टेम्परेरी लिखा होता है ना कि दुकान आर्जी तौर पर बंद है ना, लिखा होता है ना, खुल जाती है फिर दोबारा। इसका मतलब क्या होता है कि भाई कोई मेंटेनेंस हो रही है इसलिए बंद हुई हुई है। इसी तरह अगर हमने कोई मेंटेनेंस करनी हो तो फिर हम कौन सा रीडायरेक्ट लगा लेते हैं, 302 को जी। जब हमने कोई टेस्टिंग करनी हो तो भाई इसको जरा उस यूआरएल पे भेजकर देखते हैं कि क्या होता है, तो हम 302 का यूआरएल लगा लेते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना है कि 302 में हमारा एसईओ स्कोर लूज होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये ज्यादा देर के लिए हमें नहीं लगाना, कुछ दिनों के लिए ही लगाएं तो ठीक है। अब कई लोग क्या करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट तो है 302, लेकिन वो ये कहते हैं कि क्योंकि इसके इतने सारे ड्रॉबैक्स हैं, क्योंकि इससे तो एसईओ भी साथ स्विच नहीं कर रही, लगाना उन्होंने 302 था, यानी कि रिक्वायरमेंट तो उनकी 302 है, लेकिन गूगल की वजह से कि भाई इसके साथ तो एसईओ नहीं मूव कर रही, तो वो लगा क्या देते हैं 301। अब गूगल को ये पता लगेगा कि भाई जो बंदा 301 लगाएगा इसका मतलब है वापस तो नहीं आएगा, परमानेंट है ना वो वाला। तो अब गूगल के सिस्टम में जैसे ये बात आई कि बंदा ये बार बार 301 लगाता है, 302 लगा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये कोई फेक एक्टिविटी करने लगा हुआ है। तो जब गूगल को ये बात समझ में आ गई तो वो पेनल्टी करेगा ऐसी वेबसाइट्स को, ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर पेनल्टी आएगी। यानी इसको हम क्या कहते हैं फिर कि भाई ये व्हाइट हैट एसईओ से निकलकर ब्लैक हैट में चली जाएगी, और वो इसको जब कोई वेबसाइट पेनल्टी में आ जाए, कोई वेबसाइट आपकी ब्लैक हैट हो जाएगी ना, तो समझिएगा बस उसको काली टोपी पहना के बिठाई रखे हम, किसी काम की नहीं है वो। अब वो वेबसाइट हमेशा यूआरएल से खुलेगी, बस सर्चिंग में नहीं आएगी, वो वेबसाइट नहीं आ सकती। हाँ, कोई भी बंदा xyz.com लिखेगा आ जाएगी, लेकिन कोई बंदा कीवर्ड्स लिखेगा, सर्च करेगा, बिजनेस सर्विसेज लिखेगा, कैटेगरीज लिखेगा, नो वे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, नई डोमेन लेनी पड़ेगी क्योंकि वो नाम भी ब्लैक लिस्ट हुआ है, और नई वेबसाइट का कंटेंट भी लिखना पड़ेगा, यानी कि सब कुछ नया होगा उसमें, ठीक है। इसकी वीडियो मैं आप लोगों को बनाकर भेजूंगा
ए बी टेस्टिंग का क्या मतलब होता है? ए बी टेस्टिंग का मतलब होता है कि जब हम दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करना चाहते हैं। इसका बड़ा आसान सा हल है, जैसे मैं कहूँ भाई मैंने 5 से 6 में भी ये वाला लेक्चर पढ़ाया जो अभी पढ़ा रहा हूँ, और अभी भी यही पढ़ा रहा हूँ, तो मैं उसके बाद एनालिसिस करना चाहता हूँ कि मेरा इसमें से अच्छे वाला लेसन कौन था। तो मैं जब अपने दो वीडियो लेसन को कंपेयर करूँगा तो इट इज़ कॉल्ड ए बी टेस्टिंग। इसी तरह जब हमारे पास दो वर्जन वेबसाइट्स के होंगे तो जब हमने कंपैरिजन करना हो तो कहता है 302 हम आमतौर पर इस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। दो चीज़ें हो गई, और तीसरी चीज़ क्या जी हमारे पास स्कीमा। स्कीमा भी जो है ये भी बड़ा एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है। ये गूगल का इससे कुछ लेना देना नहीं है। आप देखिएगा इसमें मैं जो यूआरएल्स मेंशन करने वाला हूँ कहीं पर भी गूगल नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये गूगल का फैक्टर नहीं है, बल्कि गूगल से बाहर निकल कर हमारे पास एक फैक्टर है, और ये फैक्टर है schema.org का। स्कीमा है क्या चीज़ समझ लेते हैं, लेकिन इससे पहले सिर्फ हम इतना सा समझते हैं कि ऐसी वेबसाइट्स अगर हम ये कंपेयर करें कि भाई जिन वेबसाइट पे स्कीमा लगा होता है वो कहाँ रैंक करती हैं, और जिन पे स्कीमा नहीं लगा होता वो कहाँ रैंक करती हैं, तो रिसर्च ये शो करती है कि ऐसी वेबसाइट्स जिनमें स्कीमा लगा होता है वो टॉप 3 में ज़रूर होती हैं, और टॉप 3 में जो वेबसाइट्स नहीं होती हैं आमतौर पर उनमें स्कीमा नहीं होता। तो इससे हमें अंदाज़ा हो गया कि स्कीमा कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वक्त, कि हमारी वेबसाइट पे स्कीमा ज़रूर लगा होना चाहिए। ये तो हमें पता लग गया इसकी इंपॉर्टेंस का। अब हम ये देखते हैं कि हमें ये पता कैसे लगेगा कि इस पे स्कीमा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। स्कीमा एक कोड है जो वेबसाइट के हेड पार्ट में आएगा, जैसे टाइटल हेड में आता है, जैसे मेटा डिस्क्रिप्शन हेड में आती है। हम यहाँ से अभी कोड जनरेट करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और जाकर हेड में पेस्ट कर देंगे। जी क्या हुआ? स्क्रीन नहीं पड़ी जा रही। अच्छा, व्हाट इज स्कीमा? स्कीमा क्या है? माइक्रो डाटा है। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले देखें कि ऐसा कंटेंट जो हम विजिटर्स को दिखाना चाहते हैं, आप सबको पता है ना कि वो वाला कंटेंट हम बॉडी में लिखते हैं, ये तो पता है। ऐसा कंटेंट जो हम विजिटर्स को दिखाना चाहते हैं वो हम पेज की बॉडी में लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइटल जो है बेसिकली हम क्राउलर को दे रहे हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन हम क्राउलर को दे रहे हैं, कैनोनिकल हम क्राउलर को दे रहे हैं। ऐसी तमाम इंफॉर्मेशन जो हम हेड में लिख रहे हैं एक्चुअली वो क्राउलर के साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हेड में जा रहा है, तो ये विजिटर के लिए तो इंफॉर्मेशन नहीं है, स्कीमा की इंफॉर्मेशन क्राउलर के लिए है। और ये है क्या? इट इज़ अ टाइप ऑफ माइक्रो डाटा। सबको पता है ना माइक्रो डाटा क्या होता है? मुख्तसर सा समराइज, किसी चीज़ की समरी। हम क्या करने लगे हैं अब, अपनी पूरी वेबसाइट की एक समरी बताने लगे हैं क्राउलर को, ताकि क्राउलर के बाद जब कोई क्यूरी आए तो जब हमने उसको अपनी वेबसाइट समराइज करके सबमिट की हो तो उसको पता लग जाए कि भाई ये वाली जो क्यूरी है ये हमारी वेबसाइट से ज़्यादा रिलेट कर रही है। यानी अब हम वो समरी देने लगे हैं, ऐसी बातें बताने लगे हैं जो हम विजिटर्स को बता रहे थे, अब वही वाली बातें हम क्राउलर को मुख्तसर बताने लगे हैं, मुख्तसरन बताएंगे, ठीक है। तो ये तो हमने बताया कि व्हाट इज स्कीमा। वंस एडिड टू अ वेब पेज, स्कीमा मार्कअप क्रिएट एन इनहेंस्ड डिस्क्रिप्शन। इसका क्या मतलब है कि भाई कुछ थोड़ी सी और डिस्क्रिप्शन उसमें ऐड कर देगा, ठीक है। और इस डिस्क्रिप्शन को हम बोलते हैं रिच स्निपेट। रिच स्निपेट का मतलब क्या है कि भाई ये जो वेबसाइट का यूआरएल लिखते हो ये साथ एक्स्ट्रा जितनी सारी चीजें आ रही होती हैं, इट इज कॉल्ड रिच स्निपेट या इनहेंस्ड डिस्क्रिप्शन। वैसे तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन आती है ना, यहाँ पर आपको बताया था ना कि मेटा डिस्क्रिप्शन से टेक्स्ट निकल कर आ जाता है। अब वो क्या कर रहा है, कहता है भाई मैं इनहेंस्ड डिस्क्रिप्शन भी दिखाऊंगा, यानी और चीजें भी दिखाऊंगा। वो कौन सी चीजें होंगी? वो वाली चीजें होंगी जो मैं इसको आकर स्कीमा में बताने वाला हूं। अब हमने ये देखना है कि भाई ये स्कीमा चेक कैसे होगा, लगेगा कैसे, बनेगा कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें चेक करना है वाई स्कीमा इंपॉर्टेंट। ये मैंने अभी आपको बता दिया कि ये एक्चुअली है क्या। ये मैंने क्या कहा था कि एक माइक्रो डाटा है, इसको हम सेमेंटिक वोकैबुलरी भी कह सकते हैं, कि टॉपिक्स को डिटेल बता, टॉपिक्स के मुतालिक हम बात करने लगे हैं अपनी वेबसाइट की कि हमारी वेबसाइट किसके मुतालिक है, ठीक है। ये बात बताना, इस चीज को हम बोलते हैं सेमेंटिक वोकैबुलरी। सेमेंटिक वोकैबुलरी का क्या मतलब है कि एक्चुअल वर्ड्स नहीं है,
बल्कि वो वर्ड्स हैं जो हमारे कंटेंट से रिलेट कर रहे हैं। हेडिंग्स टॉपिक्स हैं ये हमारे, ठीक है। बट इसको आप समझने के लिए हेडिंग कह सकते हैं, बट इट इज नॉट लाइक अ हेडिंग्स, ठीक है। मतलब अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमारे की पॉइंट्स होते हैं वो चीजें हम बताएंगे इसको। ये मैंने आपको बता दिया कि अफेक्ट करता है, बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है जी। ये एक यूआरएल आ गया हमारे पास, validated.schema.org। नाम से ही अंदाजा हो रहा है कि ये हमें बताएगा कि क्या स्कीमा इस वेबसाइट पे लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। इससे हम सिर्फ ये चेक करने वाले हैं, ठीक है। कैसे चेक करना है भाई, इस पे क्लिक करो और यहां पर आकर हम अपनी वेबसाइट का नाम बताएंगे। आगे जी यहां पे सीधा यूआरएल पे ले गया हमें, कहता भाई कौन सी वेबसाइट को चेक करना है कि इसमें स्कीमा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। ये जी मैंने वेबसाइट जी पहले प्रोफेशनल किचन की और रन टेस्ट, यानी यहां पर आकर क्या करना है आपको वेबसाइट का यूआरएल बता देना, ठीक है। जिस वेबसाइट को भी आप चेक करना चाहते हो उसका यूआरएल बता दो। ये भी एसईओ ऑडिट में आता है। देखिए जो जो चीजें मैं चेक करता हूं भाई, अगर कोई बंदा गाड़ी का मैकेनिक है ना, उसने गाड़ी ठीक करनी है, तो कोई भी बंदा उसके पास जाएगा तो सीधी सही करनी तो नहीं शुरू कर देगा ना, पहले तो चेक ही करेगा। तो कोई बंदा हमारे पास आएगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एसईओ चेक करेंगे ना कि इस पे एसईओ है, कौन सी हुई हुई है, कौन सी नहीं हुई, क्या काम होने वाला है, क्या काम इसका रह गया है, कौन सा काम अभी इसका होना है। रन। जी इतना सारा कोड लिखा हुआ आ गया नजर आपको, राइट साइड पे इंफॉर्मेशन भी आ रही है। इसका मतलब इस पे स्कीमा लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इसका स्कीमा है। अब हम कोई और वेबसाइट पर जाते हैं कि देखते हैं किसी और का स्कीमा है कि नहीं है। स्टार्स क्या कहते हैं, नो आइटम डिटेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर स्कीमा नहीं लगा हुआ, ठीक है ना। इसका मतलब है इस पे स्कीमा अप्लाई नहीं हुआ। अब मुझे इसका स्कीमा बनाना है, इसको करूं। ये कोड नहीं पढ़ना आपने, छोड़ दो इसको। मैं कैसे नहीं पढ़ना, मैं कैसे नहीं पढ़ना, ठीक है। ये कोड भी अभी देखिएगा खुद ही जनरेट होगा। जब जनरेट हो रहा होगा ना, विंडो फिर मैं बड़ी करता हूँ, तो ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, ये भी ऑटो जनरेट होना है। अभी इसको भी मैं ऑटो जनरेट करवाने वाला हूँ। हाँ ऑनलाइन बनाने लगे अभी हम। नहीं ऑफलाइन में ऐसे कर सकते हैं, किसी वेबसाइट पे स्कीमा लगा होगा उसी का कॉपी करके अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे देंगे बीच में, ठीक है। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि उस वेबसाइट की टाइप। जी वापस आ जाए, वापस वो एक जब आप लोग आए थे हमारी क्लास में एक स्टूडेंट होता था इत्तेशाम, याद है? काफी सारे स्टूडेंट इत्तेशाम बनने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने कहा ठीक है। सो इत्तेशाम ना, मैंने ये आज से मुझे फील हो रहा है, वैसे पहले नहीं फील हुआ था, आज कुछ ज़्यादा बनने की कोशिश कर रहे हैं। कभी इधर से एक्टिविटी हो जाती है, कभी इधर से एक्टिविटी हो जाती है। सो नो। और आप लोग माइंड बड़ा करते थे, मुझे पता है, ये भी पता है। डिस्टर्बेंस होती थी जब आप नए नए बच्चे थे, प्यारे प्यारे साफ सुथरे थे, कि नए कोर्स में आए थे। बहुत आप लोग कहते थे कि भाई पता नहीं ये क्या है, ऐसी चीज़ हम करने आ गए हैं जो कि बस बहुत तवज्जो की ज़रूरत है। फिर आहिस्ता 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 आपको ऐसे लगा कि नहीं ये सही काम नहीं है ना। फिर आप लोग अपनी इंगेजमेंट ज़्यादा करनी शुरू हो गए, इधर इंगेजमेंट कम करनी शुरू हो गया। चलें जी, एनीवेज बुरा नहीं मनाना मेरी बात का किसी ने। हाँ अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया हमारा, क्या था ये, स्कीमा टेस्ट करना ना। अब हम स्कीमा बनाने लगे हैं। अब हम देख रहे हैं कि स्कीमा बनना कैसे। स्लाइड में वापस आ जाएं जी। ये दूसरी वेबसाइट आ रही है, इस पे क्या लिखा हुआ है, रैंक रेंजर्स, ठीक है। इस वेबसाइट पर जाओ, देखिए हमारे बहुत सारे काम देख रहे हैं ना, ऑनलाइन टूल्स हैं हमारे पास। साइट मैप के लिए ऑनलाइन टूल है, मतलब बहुत सारे कामों के लिए हमारे पास ऑनलाइन टूल्स पहले से ही मौजूद हैं। तो इस पे चलते हैं। अभी हमने एक थोड़ा सा डिस्कशन वाला भी करना है, इस टॉपिक को मैं खत्म करूंगा, उसके बाद हमने डिस्कशन मोड में आना है। आज इतने सारे लोग आए हुए हैं ना, सारे काबू आ गए, ठीक है ना। आज जरा डिस्कशन करते हैं, खासतौर पर जो लोग पहले नहीं थे आ रहे।
उस दिन नहीं थे आए हुए जिस दिन बहुत थोड़े लोग आए हुए थे ना, पेपर हो रहे थे। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा इधर आ जाए जी वापस। अब आप देखें हम स्कीमा बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, विजुअली अपनी वेबसाइट के कंटेंट को चूज करना है और स्कीमा खुद ब खुद लिखा जाएगा, और जो स्कीमा लिखा जाएगा मैं उसे कॉपी करूंगा और अपनी वेबसाइट के हेड में जाकर पेस्ट करूंगा। कोई इतनी मुश्किल साइंस नहीं है कि राइट साइड पर देखें कोड नजर आ रहा है, मैं थोड़ा सा जूम बड़ा कर देता हूं, ज्यादा नहीं करता हूं कि डिस्टर्बेंस होगी मुझे भी यहाँ पे जी। ये देखें ये बनना शुरू हो चुका हुआ है खुद से, स्कीमा में गया हूं, अभी लिखा कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैंने अभी कुछ मेंशन ही नहीं किया जी। अब आप ये देखिएगा सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, आर्टिकल। कितनी सारी लिस्ट आ रही है स्क्रीन पे देखें सारे। ये बेसिकली वेबसाइट की टाइप्स हैं कि भाई आपकी जो वेबसाइट है वो किस तरह की है। हर किसी की वेबसाइट मुख्तलिफ हो सकती है। भाई मेरे पास जो वेबसाइट्स आती हैं जरूरी तो नहीं कि सारी वेबसाइट एक ही तरह की हो, किसी की वेबसाइट FAQ पेज भी हो सकती है। अच्छा ये जो FAQ है और हाउ टू है, पहले इसको जरा थोड़ा सा इसको गूगल के लेटेस्ट एल्गोरिदम में समझ लेते हैं कि गूगल ने अभी हमें क्या बताया लेटेस्ट, अबाउट अ मंथ अगो, 1 महीना पहले इसने हमें इनके मतलब क्या बताया। ये दो ऐसे स्कीमाज हैं कि जो बंदा ये वाले स्कीमाज लगाता है अपनी वेबसाइट का कंटेंट भी इन्हीं के मुताबिक लिखता है, तो ऐसी वेबसाइट बहुत जल्दी रैंक हो जाती है। यानी कि उसके अंदर एक FAQ का पेज बनाओ और एक हाउ टू का पेज बनाओ, तो क्या होगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। भाई क्वेश्चंस क्या है, कीवर्ड्स ही है ना सारे, जो लोग क्यूरी करने लगे हुए हैं। तो वो क्वेश्चन लिखता है जवाब लिखता है, क्वेश्चन लिखता है जवाब लिखता है, तो उससे क्या होता है वेबसाइट बहुत जल्दी रैंक हो जाती है। गूगल ने ये देखा था कि कई लोग इररेलेवेंट होकर भी ये दो स्कीमास लगा रहे थे जबकि उनकी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट ये नहीं थी। सो गूगल ने अभी लेटेस्ट क्या किया, उसने कहा भाई ये जो FAQ का स्कीमा है इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, यानी कि अब इसको वो इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी जो इसकी पहले थी कि आप FAQ लगाओगे तो बहुत जल्दी रैंक करेगा। लेकिन उसने ये कहा कि जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं और जो हेल्थ की वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर ये वैसे ही काम करेगा, लेकिन इन कैटेगरीज के अलावा अगर कोई और वेबसाइट होगी तो उसके ऊपर ये वेट नहीं करेगा FAQ। और अलबत्ता FAQ के पेज के अंदर अगर आपने ऑन साइट SEO की स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए सब कुछ किया हुआ है, क्या किया हुआ है भाई, वही हेडिंग स्टाइल, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, लिंक्स, यही है ना सारी स्ट्रेटेजी। उस सारी स्ट्रेटेजी को अगर आपने यूज किया हुआ है फाइन, उस स्ट्रेटेजी को अगर आपने यूज किया हुआ है तो उस तरीके से तो वो हो जाएगा। फिर वो FAQ कैटेगरी की बात नहीं हो रही है, FAQ भी बने हुए हैं लेकिन वो उस तरफ से नहीं कर रहा। यहाँ पर तो हम कह रहे हैं कि पेज ही हमारा FAQ टाइप का है, जबकि हमारा पेज FAQ टाइप का नहीं है। तो गूगल ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, FAQ और हाउ टू को उसने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया, बाकी सारे स्कीमास चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ स्टार्स कॉलेज, तो मैं कहता हूँ भाई वो लोकल बिजनेस में भी आ सकता है, वो ऑर्गेनाइजेशन में भी आ सकता है। क्या ख्याल है, सही कह रहा हूँ। अच्छा उसके बाद क्या कहते हैं, पर्सन, जैसे किसी का अपना ब्लॉग बनाओ, पर्सनल हो, अपना पोर्टफोलियो किसी ने बनाया हो वो पर्सनल की कैटेगरी में आ जाएगा। रेसिपी, वीडियो, वेबसाइट्स, पर्सन, प्रोडक्ट्स, SEO, ई-कॉमर्स वेबसाइट। प्रोडक्ट्स का मतलब ई-कॉमर्स वेबसाइट। तो कह रहा है भाई जो भी चीज यहाँ पर है आप यहाँ से चूज कर लो, ठीक है। तो हमने कहा भाई लोकल बिजनेस कर दिया मैंने। उसके बाद आगे जब मुझसे सारी इंफॉर्मेशन ले रहा है कि भाई बिजनेस क्या है आपका, चले मैंने यहाँ पर क्विकली कुछ डाटा फीड कर दिया। दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, नजर आ रहा है आपको। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ आ रहा है इमेज URL। पहले तो मैंने नाम लिख दिया ना, दूसरे नंबर पर लिखा हुआ आ रहा है इमेज URL। ये नाम तो नहीं चलेगा ना। इसका क्या मतलब है, कहता है वो जहां पर आपकी होस्टिंग है वहां पर आपके इमेजेस किस URL पे पड़े हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं उसे देने लगा हूं, पता लग गया आपको। आ गया इमेज URL कि भाई इमेजेस के फोल्डर में उसके अंदर यहां पर मेरे इमेजेस पड़े हुए हैं। अच्छा उसके बाद ID, इसे छोड़ दो बेशक, रिमूव कर दें इसको। चलो ये आप आगे क्या पूछ रहे हैं आपसे, वेबसाइट। ये मैंने वेबसाइट भी दे दी, आप देखें राइट साइड पे जनरेट होना शुरू हो चुका है कोड, काफी कुछ आ गया ऊपर देखें। अच्छा उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, प्राइस रेंज अगर आपने देनी हो बिल्कुल स्कीमा आप ज्यादा डिटेल का देंगे, यानी आपकी प्रोडक्ट आके गूगल के पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद हो। यहां से हम प्राइस रेंज दे देंगे अगर देनी हो, यहां पर हम अपना स्ट्रीट एड्रेस देंगे,
आ गया सब कुछ? आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है? सोशल प्रोफाइल्स। अभी गूगल बिजनेस प्रोफाइल का एक लेटेस्ट एल्गोरिदम आया है। पहले क्या होता था कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर आप अपनी सोशल प्रोफाइल्स ऐड नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी उसका जो लेटेस्ट एल्गोरिदम आया है उसने ये ऑप्शन दे दिया है कि भाई आप जब अपनी बिजनेस प्रोफाइल बनाओगे तो वहां पर एक बटन बना होगा बिल्कुल ऐसा, उस पर जाकर हम अपनी सोशल प्रोफाइल के, वो इससे ज्यादा कंफर्टेबल है, उस पर जब हम जाएंगे तो वहां पर फेसबुक, टिकटॉक, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम सबकी लिस्ट आ रही होगी और चूज करके अपने अपने सोशल प्रोफाइल दे दें। लेकिन ये बहुत नई बात है, ये अभी कुछ रिसेंट डेज में हुआ। आप समझ लो कि नंबर ऑफ डेज की बात है, 30 डेज हुए होंगे मैक्सिमम जब उन्होंने ये लॉन्च किया। इसका मतलब क्या हुआ कि इससे पहले सोशल प्रोफाइल्स को लिंक करने के लिए ही हम स्कीमा यूज कर रहे थे, यानी पहले तो हो ही नहीं सकता था, 1 महीना पहले चले जाएं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपनी वेबसाइट से तो सोशल प्रोफाइल लिंक ही नहीं कर रहे। भाई वेबसाइट के ऊपर सोशल प्रोफाइल लिंक हैं, सबको पता है, बटन लगे हुए हैं, बटन लगाएंगे, क्लिक करेंगे, चल पड़ेगी। मैं ये कह रहा हूं कोई बंदा क्यूरी करेगा तो मेरी वेबसाइट भी आएगी, तो सोशल मीडिया को भी सर्च होना चाहिए ना, तो यहां पर आकर हम अपने सोशल प्रोफाइल्स को ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे भाई? फेसबुक पेज का यूआरएल है ना, यहां पर पेस्ट कर दें। इंस्टाग्राम का यूआरएल है, इंस्टाग्राम को पेस्ट कर दें। यूट्यूब के पेज का यूआरएल है, चैनल का यूआरएल है, वो यहां पर पेस्ट कर दें। जितने भी आपके सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके जो यूआरएल्स हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे नहीं अभी देखिए मैं बताता हूँ आपको, एक बताऊंगा आपको, सब समझ में आ जाएगा। जैसे इमेज पे आया, ये हमारा यूआरएल आ गया, ये मैंने इसे यहाँ से किया कॉपी, नहीं वो और चीज है, या वो यहाँ पे नहीं ना बताना, यहाँ पर तो ओरिजिनल बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ये वहां पर लिंक्स नहीं शो होगा, वहां पर आइकॉन आएगा, ठीक है। ये जब हम यूज कर रहे हैं, फेसबुक का आइकॉन आएगा, इंस्टाग्राम का आइकॉन आएगा, यूट्यूब का आइकॉन आएगा, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं सबके आइकॉन्स आ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वो हमने यूआरएल शॉर्टनर यूज नहीं करना, ठीक है। इस तरह मैं जितनी मर्जी प्रोफाइल्स यहाँ बताता जाऊँ, मेरी जितनी भी अदर प्रोफाइल्स हैं वो सारी मैं यहाँ पे बता दूंगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ऐड ओपनिंग आवर्स। अगर मैं बताना चाहूं तो ये भी बता सकता हूं। चलो जी, मैं कह देता हूं फिलहाल टाइम सेव करने के लिए ओपन 24, अदरवाइज मैं टाइम बता सकता हूं वहां जाकर कि भाई संडे ऑफ है, मंडे को 9 to 7 हमारी टाइमिंग्स है। अब आप देख रहे हो कि ये सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आज से पहले हम कह रहे थे कि हम कस्टमर्स को देंगे। अब ये वाली इंफॉर्मेशन हम गूगल को दे रहे हैं, क्राउलर को दे रहे हैं, ताकि कोई भी बंदा जब क्यूरी करे तो गूगल के पास हमारा सारा डाटा मौजूद हो और उसको पता हो कि भाई ये वाला बंदा है जिसको ज्यादा रिलेट कर रहा है इसकी क्यूरी के साथ। तो जितनी ज्यादा अच्छी डिटेल इंफॉर्मेशन क्राउलर के पास आई होगी उतनी जल्दी हम लोग ऊपर आएंगे। यही वजह है कि स्कीमा को हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि स्कीमा अगर हमने बनाया हो तो रैंकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये गूगल का स्टैंडर्ड भी नहीं है, देख रहे हैं ना, गूगल नहीं है, कहीं पर हम गूगल की बात ही नहीं कर रहे, गूगल के ऊपर कुछ नहीं कर रहे। ये बन गया जी हमारा स्कीमा। कहाँ चले गए? ये जूम बड़ा हुआ है, इसको करें सिलेक्ट ऑल, कॉपी का बटन बना हुआ है, ये कॉपी करें। उसके बाद क्या करेंगे हम भाई, जहां पर मेरी वेबसाइट पड़ी है वहां पर चलते हैं, सपोज कर लेते हैं, और वहां जाकर आपने इसको सिंपली हेड में जाकर पेस्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये साइट है, तो मैं कहता हूं ये मेरी इंडेक्स की फाइल है, मैं इस पर आया, ये हेड जहां मर्जी पेस्ट कर दें, आपकी चॉइस है, ठीक है। आ गया सारा स्कीमा। ये है स्कीमा बनाने का तरीका, और ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है एसईओ का, और ये टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है, और ये ऐसा चेक है जो एसईओ ऑडिट में भी नहीं आता, यानी एसईओ ऑडिट में नहीं आता मगर रैंक करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एसईओ ऑडिट चेक करूंगा मुझे बहुत सारी चीजें नजर आ रही होंगी, लेकिन स्कीमा का नहीं बताएगा कि स्कीमा है या नहीं है या होना चाहिए। उसकी वजह क्या है कि ये गूगल का स्टैंडर्ड नहीं है, अगर रैंकिंग में ये स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा होता है। तो इसलिए हमें स्कीमा अपनी वेबसाइट्स का जरूर बनाना चाहिए, ठीक है जी। आज का लेसन हम यहाँ पे खत्म करते हैं और थोड़ा सा